के साथ शिखा शर्मा। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज देश में 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। 2022 से पहले ये सबसे बड़े उपचुनाव हैं। माना जा रहा है कि इसके नतीजे बहुत कुछ बता रहे हैं कि आज देश की जनता का रुझान क्या है और इन उपचुनावों में किसको घाटा हुआ है, किसको फायदा हुआ है, किस पार्टी का डंका बजा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो देखिए 4 विधानसभा सीटों पर आप आज उपचुनाव के नतीजे आए और चारों सीटों पर सत्ताधारी टीएमसी की जीत हुई है। बताया जा रहा है कि 29 विधानसभा सीटों में कम से कम 15 पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असम में एनडीए को 5 में से 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की हुजूराबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि हिमाचल में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। इसी पर करेंगे प्रहार, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़े उपचुनाव माने जा रहे हैं। इसके नतीजे ये दर्शा रहे हैं कि जनता का झुकाव किसकी तरफ है। देश की 3 लोकसभा सीटें और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आए और एक बार फिर ये देखा गया कि बीजेपी और एनडीए की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ताकतवर हो गई हैं। असम में एनडीए का कमाल। 5 सीटें थी असम की, जिसमें 5 की 5 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल यूपीपीएल ने बाजी मार ली। तेलंगाना में बीजेपी। तेलंगाना में एक ही सीट पर उपचुनाव था, लेकिन यहां सत्ताधारी पार्टी टीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी यहां पूरी ताकत से सामने आई है। इसे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। बीजेपी के ई राजेंद्र पहले टीआरएस में ही थे। बीजेपी ने इस जीत का यहां जमकर जश्न मनाया। एमपी में बीजेपी। एमपी में भी बीजेपी का दबदबा बना रहा। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव थे। हालांकि कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। वो विजय जेवट अकेले की विजय नहीं है, वो जनजातीय भाई और बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति पैदा हुआ विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए, ये सचमुच में उन कामों के प्रति भी जनता का विश्वास और उन कामों पर जनता की मोहर और जनता का समर्थन है। हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी जीत। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। मंडी लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में गई। साथ ही तीनों विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हुआ वो भी कांग्रेस ने जीत ली। पश्चिम बंगाल में ममता का दबदबा। इस उपचुनाव में यह भी साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी के आसपास भी कोई नहीं। चारों की चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। इन उपचुनाव ने कई संदेश दिए हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। एमपी असम में बीजेपी भारी है। वहीं हिमाचल की जीत ने कांग्रेस को भी खुश होने का मौका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा दिन है और हमारे गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया थे। आपको तारुफ करा दे, अनिला सिंह है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से हैं। वहीं रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनके पास जाना चाहेंगे। अनिरुद्ध गुवाहाटी से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमरदीप की बात करें तो वो जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेरी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी बात करें तो सबसे पहले अनिरुद्ध आपके पास आना चाहेंगे। असम में बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर, अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। देखिए बड़ी खबर
आपको बता रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले ट्वीट भी उनके सामने आए थे जिसने पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी थी। और देखिए अब आगे क्या करेंगे, क्या स्टेप रहेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये बड़ी बात होगी और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस की जड़ें हिलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ये बोल रहे थे कि कांग्रेस में रहूंगा, सेवा करता रहूंगा, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा बहुत कुछ अपने आप में कह रहा है, क्योंकि लगातार रार जो है वो देखी जा रही थी पंजाब कांग्रेस में। और सलिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाएंगे। सलिल, बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस की जड़ें हिलाने वाली खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। सलिल जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने ह्यूमिलेट करके पार्टी में से निकाला था, उसके बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली गए थे और वहां पर गृह मंत्री से मिले थे, उन्होंने उसी समय ये बात साबित कर दी थी कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। और पिछले हफ्ते ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मेरे को 52 साल कांग्रेस में हो गए हैं और अगर मैं 10 दिन और कांग्रेस में रह लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरह से पहले भी 2 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि मैं अपनी नई पार्टी जो है वो जल्द से जल्द बनाऊंगा, तो आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह कहना है कि आने वाले जो 2022 के विधानसभा चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं अगर किसानों का मुद्दा जो है अगर वो हल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो टकसाली अकाली हैं उनके साथ मिलकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अगर पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक चेहरा बनकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा पंजाब के अंदर हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खड़ी कर दी है। जिस तरह से आने वाले विधानसभा जो 2022 की चुनाव है उससे पहले कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है। जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के खिलाफ बार बार ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो समझने के लिए, संभलने के लिए इस समय उनको मौका नहीं मिल रहा और अचानक कांग्रेस पार्टी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है यहाँ पर सलिल, और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस की जड़ें हिल चुकी हैं। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक के बाद एक झटका कांग्रेस को दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यही, और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनावों से जुड़ी हुई, यहाँ पर उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे जो सहयोगी है वो भी अलग अलग जगह पर मौजूद है। सबसे पहले अपने सहयोगियों के पास जाना चाहूंगी। अनिरुद्ध गुवाहाटी से जुड़े हुए, अमरदीप जयपुर से, अनेरी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमनदीप उनके पास जाना चाहेंगे। अमरदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है राजस्थान में अगर देखा जाए तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और वहां पर क्या हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, दोनों सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवारों का सिलेक्शन शायद बीजेपी ने ठीक नहीं करा था। लेकिन जिस तरीके का फायदा बीजेपी ने पंचायती राज इलेक्शन में उठाया था, कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वो टक्कर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी नहीं दे पाई। इसका मुख्य कारण जो है वो यही है कि उम्मीदवारी जो थी वो मैदान पे अच्छे उम्मीदवार नहीं उतारे। धरियावाद में खेत सिंह मीणा जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पर रहे और यहाँ से नगराज मीणा जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो जीते हैं। वल्लभनगर की बात करें तो वहाँ पे हिम्मत सिंह झाला बीजेपी के चौथे नंबर पर रहे, प्रीति सक्तावत कांग्रेस की है, वो यहां से जीती है। यानी कि अंतर बहुत बड़ा रहा। और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जो सिर्फ फुटबॉल की स्थिति थी उसका फायदा लगातार बीजेपी उठा रही थी, न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि पंचायती राज चुनाव में जिस तरीके से परफॉर्मेंस बीजेपी की थी वो इन दोनों उपचुनाव की सीटों पर लगातार नहीं दिखाई दी। और इस पर अब चिंतन और मनन की जरूरत तो बीजेपी को है ही, साथ ही बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं को लेकिन बीजेपी की स्थिति बिल्कुल अमनदीप, लेकिन बीजेपी की स्थिति मध्य प्रदेश में जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इसी पर क्या कहा है, आइए देखते हैं, क्योंकि रिपब्लिक भारत ने उनसे बात की है। ये विजय अद्भुत है सचमुच में। एक तो मध्य प्रदेश की जनता में प्रधानमंत्री जी के लिए प्यार, स्नेह और उनके प्रति श्रद्धा ये अटूट है। दूसरे, हम ऐसी सीटें जीते जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बीजेपी जीतेगी। अगर एक महीना पहले कोई पूछता क्या जो वोट बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस आंदोलन चलवा रही थी, बीजेपी एंटी ट्राइबल, एंटी आदिवासी, कई तरह के भ्रम आंदोलन, कोई कल्पना नहीं करता था कि जो वोट बीजेपी जीत सकती है। पृथ्वी पर कभी बीजेपी जीते नहीं, एक अपवाद को छोड़ के। हर एक कहता था वहां सहानुभूति की लहर है, वहां बीजेपी क्या करेगी, वहां तो पहले भी कांग्रेस जीती, अब भी कांग्रेस जीतेगी।
अब इसके बाद हम लोगों ने अपनी कैंपेन की और पिछले चुनाव परिणाम अगर लोकसभा के भी देखेंगे तो जोबट 18,000 वोटों से हम पीछे रहे थे, लेकिन बावजूद और पूरी की पूरी पट्टी साफ हो गई थी हमारी 18 के विधानसभा में आदिवासी, लेकिन आदिवासी भाई बहनों का प्रेम और स्नेह लौटा। हमने जो जनजाति कल्याण की योजनाएं घोषित करके काम शुरू किया उस पर जनता ने मोहर लगाई और पृथ्वीपुर में तो पिछली बार 31,000 वोट बसपा ले गई थी। बसपा के ना रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जीतना चमत्कार से कम नहीं है, अद्भुत है। जनता के इस प्रेम के लिए, इस विश्वास के लिए मैं जनता के सामने नतमस्तक हूं। ये असंभव था जो संभव हुआ है। रेगांव में क्या चूक हो गई जो वहां पर आप, क्योंकि एक तो बसपा की अनुपस्थिति, देखिए आप चुनाव परिणाम उठा के देखिए, हम अगर 7 लोकसभा चुनाव आप उठा लें तो 5 में कांग्रेस जीती है रेगांव में, 1 में बसपा जीती, 1 में बीजेपी जीती। हम विधानसभा भी तब जीते जब वहां ट्रायंगुलर फाइट हुई। इस बार बसपा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, इसलिए सीधा सीधा मुकाबला हो गया। तो एक बड़ा कारण तो वो नजर आता है, बाकी हम और विश्लेषण करेंगे। सर, कांग्रेस महंगाई को, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रही थी, लेकिन अब सुर बदल गए उनके इस नतीजे के बाद। अब वो कल तक कह रहे थे 4 सीट जीत रहे हैं और मामा तो बौखला रहे हैं हार के, और इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गुंडागर्दी की, और अब कह रहे हैं और कुछ कहने लगे। तो मैं उनसे ये कहता हूं, कमलनाथ जी से, कांग्रेस से, कि जमीनी वास्तविकता समझें। मामा को गाली देने से और मुझ पे आरोप लगाने से कांग्रेस का भला नहीं होगा। और हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। उनके पास सबसे पहले जाना चाहूंगी, अनिला जी, जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, आप क्या कहती हैं? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर दिखाई दे रही, कम से कम 15 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, नेक टू नेक। कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ऑल्टरनेटिवली हमने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला चलता रहता है। और ठीक है, ये बाईपोल्स हैं और हर चीज चलती रहती है। ओवरऑल भी दिखा जाए तो ठीक है, कुछ सीटें लूज करी हैं तो कुछ गेन, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले के बाईपोल्स हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। असम की बात आप करती हैं, असम में 4 सीटें हारी हुई हैं, हमने वापस की हैं। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से चुनावी रण लड़ा जाता है वो किसी ये लीगेसी है पश्चिमी बंगाल की। जो सत्ताधारी सरकार रहते हैं वो दहशतगर्दी से चुनाव लड़ती है। अभी भी ये वही तो उपचुनाव है, जिस प्रकार दहशतगर्दी तो इन्होंने अपने पूरे विधानसभा चुनाव में। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद तौसीफ रहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। आप क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप जिस तरीके से इन बाईपोल्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये बाईपोल्स हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो काफी कुछ यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों को अगर आने वालों को देखा जाए तो। देखिए मैडम, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी, शायद खराब लग जाएगा कुछ लोगों को मेरी बातें। अरे आप बोलिए तो सही, आप पहले से बोल रहे हैं सुननी पड़ेगी, आप बोलिए। जो टीएमसी ने जीता है ये बिल्कुल कोई मैजिक नहीं है। ये नहीं, आप सुनिए, आपको बहुत बुरा लग जाता है, आप एंकर हो, कि आपको बीजेपी का इतना खराब क्यों लग जाता है? आप तो न्यूट्रल रहिए, आप एक एंकर हैं, आप न्यूट्रल रहिए। मेरी बात सुनिए, आपको एक सेकेंड, आपसे मेरे ये सवाल ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मत बताइए मुझे क्या बुरा लगता है क्या नहीं, आप ये नहीं बताएंगे। एक सेकेंड, यहाँ चर्चा है बाईपोल इलेक्शंस पर, आप इसका जब मुझे ये नहीं, बात नहीं है बिल्कुल, मुझे हैरानी, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए आपको बुरा लगता है। अरे मुझे बुरा लगता है, नहीं लगता है, क्या है, नहीं है, इस पर मत जाइए, मुद्दे की बात करिए। बाईपोल इलेक्शन से क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इन पर? सुनिए, हैरानी इस बात की है कि पूरे लोग खाना खराबा हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है। अभी भी अगर बीजेपी अगर 15-20 सीट कहीं हिंदुस्तान में ले आ रही है तो मुझे लगता है लोगों को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस, भाजपा और टीएमसी को चिंतन नहीं करना चाहिए। हमारे लोग जो भाजपा को वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए कि 110 रुपया पेट्रोल, 1000 रुपया गैस और अफरा तफरी के आलम में अभी भी अगर बीजेपी को वोट दे रहा है तो मुझे लगता है शायद कोई ये अमल है, ये कोई जादू है, ये कोई पर्दा डाल दिया। रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, उनसे बात करते हैं। अच्छा प्रदर्शन कर रही है सर कांग्रेस, रत्नाकर त्रिपाठी।
बोलो उनको दूसरे फोन से बोलो, तो अपने फोन से बोलो उससे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, उनके पास जाना चाहेंगे। सर, आप भी देख रहे हैं नतीजे आते जा रहे हैं, कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, कहीं कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, तो इनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में ओवरऑल देखा जाए तो एक बात तो ये तय हो गया कि भारतवर्ष की जनता आदरणीय मोदी जी को अपना प्यार जैसे बनाए रखी है और आगे भी प्यार बनाए रखेगी और आशीर्वाद देने का काम करेगी। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और 2024 में भी आदरणीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, यह साबित हो चुका है। अगर पूरे विधानसभा उपचुनाव का परिदृश्य देखें, बिहार की भी स्थिति है कि बिहार में भी हम लोग एनडीए की ही सरकार चल रही है, वहां भी देखिए कि एक सीट हम लोग जीत चुके हैं और दूसरी सीट भी जीतने के कगार पे है और पूरा आशा करते हैं कि दूसरा सीट भी हम लोग जीतने का काम करेंगे। तो जो विकास मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है और जहां जहां एनडीए की सरकार है राज्यों में भी, वहां भी जो विकास मॉडल चल रहा है उसको जनता मोहर लगाने का हम बंगालियों को, आप हम हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को दहशतगर्दी बोलते हैं, इसी के लिए आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही। मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है तो नेतृत्वहीन हो चुका है। यही कारण है कि भारतवर्ष की जनता एक एक चीज को बारीकी से समझ रही है, देख रही है कि आखिर देश हित में क्या अच्छा हो सकता है और देश हित में आदरणीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, एनडीए का कोई विकल्प नहीं है और यह भारतवर्ष की जनता ने आज भी साबित करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग या टीएमसी के लोग सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, सबको पता है कि ये लोग आपके पास आओगे, पहले उनकी बात सुन लेने दीजिए, काम करते हैं। उनकी बात सुन लेने दीजिए। तौसीफ रहमान आपके पास आएंगे, बोलिए सर। विपक्ष के लोग जो हैं तरह तरह के हथकंडे अपनाना चाहते हैं, देश को बदनाम करने के लिए, आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने के लिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए, लेकिन इनको समझने की आवश्यकता है आप लोगों ने देश को लूटने का काम किया है और भारतवर्ष की जनता दोबारा मौका नहीं देगी आप लोगों को। 2024 के साथ साथ 2029 भी एनडीए का होगा, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। ठीक है सर, तौसीफ रहमान बरकरार है। रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, एक सेकंड, तौसीफ रहमान आपके पास आएंगे, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है हिमाचल में। रत्नाकर त्रिपाठी, लगता है रत्नाकर त्रिपाठी, मुझे लगता है 10-15 जी बताएं, बोले। हेलो जी बोले सर, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है हिमाचल में। कांग्रेस ने सिर्फ हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, कांग्रेस ने कर्नाटका में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने एमपी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करके पूरी सीट रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी की जो सीट थी वो पंडित रामस्वरूप शर्मा जी के निधन से रिक्त हुई, लोकसभा की, वो भी कांग्रेस ने ले ली। अब आप उसको अंडरमाइन कुछ भी करें, कोई भी कुछ भी अंडरमाइन करे, लेकिन आज की तारीख में आपका ही चैनल बोलता है कि 29 में से 15 सीटों पे कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। बिल्कुल ठीक है। अनिला सिंह जी, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो मंडी लोकसभा सीट है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रतिभा सिंह है जो जीती है, इससे पहले बीजेपी के हाथ में थी, क्या वजह रही, खसक गई? देखिए बिल्कुल वो सीट जाने का हमें बहुत दुख है और डेफिनेटली जो है आप आ रहे हैं और स्वीकार करना भी पड़ेगा। इसका इंट्रोस्पेक्शन होगा कि भी कारण क्या रहे हैं और फिर इसको स्ट्रेटेजाइज करके चीजों पर काम किया जाएगा जिससे 2024 में पुनः जो सीट है हम वापस ले सकें। देखिए हार होती है उसको बहुत ही डिसीजन से स्वीकारना भी चाहिए और जो जीता है उनको बधाई भी देने के लिए, पर हाँ दुख तो बिल्कुल है और क्यों क्या कारण रहे हैं इसके ऊपर डेफिनेटली पार्टी जो है पूरा इंट्रोस्पेक्ट करेगी और मुझे पूरा विश्वास है 2024 में ये ठीक है। आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन हमारी सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेरी शाह हमारे साथ जुड़ी हुई है हैदराबाद से, उनके पास जाएंगे क्योंकि बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना में। अनेरी, वहां क्या स्थिति है? बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम हुजूराबाद बाई इलेक्शंस की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, ईटला राजेंद्र जो टीआरएस के पहले मंत्री रहे हैं, पर
आखिरकार उन्होंने टीआरएस से रिजिग्नेशन दिया क्योंकि उनके अगेंस्ट में लैंड ग्रैबिंग और बाकी कई एलिगेशंस लगाए गए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। लेकिन अब अगर हम ये हुजूराबाद बाई इलेक्शंस की बात करें, वो सबसे अहम बाई इलेक्शन से टीआरएस और बीजेपी के लिए, क्योंकि ईटल राजेंद्र जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो पिछले 17 सालों से वहां पे एमएलए रहे हैं और इस बार की जीत जो है वो जीएचएमसी इलेक्शंस इसके पहले भी हमने देखे और अब जो आने वाले इलेक्शंस है असेंबली इलेक्शंस 2023 में, ये भी बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखती है क्योंकि बीजेपी ने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है तेलंगाना में। और बीजेपी जिस तरह से हमेशा से कहती आई है कि वो 2023 में बीजेपी यहाँ पे तेलंगाना में सरकार बनाएगी। अब ये देखना आगे होगा कि किस तरह से बीजेपी यहाँ पे आगे परफॉर्म करेगी और कैसा होगा बीजेपी का 2023 में उनका कैंपेनिंग और क्या बीजेपी यहाँ पे सरकार बना पाएगी, वो भी देखना होगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ सत्यविजय भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, उनसे उनके पास सीधे चलेंगे। सत्यविजय, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो क्या लग रहा है जो योजनाएं बनाई गई थी वो यहाँ पर काम कर रही हैं? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में कहें तो एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के काम पर मोहर लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे बाई इलेक्शन में स्टार कैंपेनर थे। हमने अभी कुछ देर पहले उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और जनता से कनेक्टिविटी की वजह से ही जनता ने ये आशीर्वाद दिया है। देखिए 4 सीटों पर उपचुनाव था। खंडवा जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी की बढ़त 70,000 से ज़्यादा है। इसके अलावा जो 3 विधानसभा हैं उनके परिणाम आ चुके हैं। 3 में से 2 सीट जो हैं जोवट और पृथ्वीपुर, इसमें बीजेपी जीती है। हालांकि रैगांव में जरूर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन 4 में से 3 सीट ये मान के चलिए 2 पर रिजल्ट आ चुके हैं और खंडवा पर भी लीड इतनी ज्यादा है तो बीजेपी की जीत तय है। तो परिणाम काफी अच्छे हैं और जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने बातचीत की थी उसमें उन्होंने कहा कि जनता से कनेक्टिविटी, जनता के लिए विकास कार्य देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस को बार बार नकार रही है जनता। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ सलील भी जुड़े हुए हैं क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है, बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के गोविंद कांडा को हराया है वहां पर। सलील, देखिए अगर हरियाणा के उपचुनाव की ऐलनाबाद की बात करें तो यहां पर एक बात बहुत देखने वाली होगी कि जिस तरह का माहौल हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ था, उस जो माहौल के बाद, उस वातावरण के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है और कांग्रेस पिछड़कर तीसरे नंबर पर गई है और कांग्रेस के प्रत्याशी की जो जमानत है वो जब्त हुई है और भाजपा अगर उनका जो वोट शेयर है वो पहले से अब ज्यादा बड़ा है, तो जिस तरह का वातावरण कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उस तरह का माहौल नहीं है। और लोग इस समय जो किसान आंदोलन की बात जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी माहौल बना रही थी और जिस मुद्दे के ऊपर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उपचुनाव जो ऐलनाबाद में हुआ है, ऐलनाबाद की जो जनता है उन्होंने किसान आंदोलन का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं नकार दिया है। जिस तरह से भाजपा का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। ठीक है, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। माधव आनंद है हमारे साथ, उनके पास जाएंगे। माधव आनंद जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार के तारापुर सीट पर कांटे का मुकाबला चल रहा है। सर, स्थान की सीट हम लोग जीत गए हैं और तारापुर में जो मार्जिन है बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं है। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो डेवलपमेंट का काम वहाँ चल रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चला रही है, आदरणीय मोदी जी की तरफ से जो बिहार को सहायता मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर नरोत्तम मिश्रा जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, जिस तरीके से एमपी में हम देख रहे हैं, क्योंकि कई योजनाएं शिवराज सरकार की तरफ से आई गई थी, क्या उसी का असर देखा जा रहा है? उनका फोन कट गया है, उनके पास वापस उनसे जुड़ने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ माधव आनंद जो अपनी बात कह रहे थे, सर अपनी बात पूरी करें। जी, वही मैं कह रहा था कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो बिहार को सहायता मिल रही है, उससे यानी हम लोग को काफी फायदा मिल रहा है और बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता ने एक सीट हम लोग को देने का काम किया और दूसरी सीट जो आप कह रहे हैं तारापुर का,
तारापुर में भी मार्जिन अभी बहुत कम का है, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां भी जीतने का काम करेंगे और जनता जो है नीतीश कुमार जी में भरोसा जैसे पहले भी व्यक्त किया और आगे भी व्यक्त करते रहेगा। 2024 भी एनडीए का होगा और 2025 भी एनडीए का होगा। ठीक है रत्नाकर त्रिपाठी, 2024 एनडीए का होगा, 2022 एनडीए का होगा। आप खुद आकलन कर लें मैडम, मैं कभी किसी आप खुद आकलन कर लें, मैं किसी पे बायस होने का आरोप नहीं लगाता, लेकिन आप खुद आकलन कर लें कि कांग्रेस उन जगहों पे जीत रही है जो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड थे और बसपा की जिस अनुपस्थिति को शिवराज सिंह चौहान जी अपने लिए खतरा बता रहे हैं, बसपा की उसी उनकी गठजोड़ ने बसपा की अनुपस्थिति ने उनको मध्य प्रदेश में सीटें जिताई। आप मुझे बताइए, हिमाचल के स्ट्रांग होल्ड में देख लीजिए, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, कर्नाटका में देख लीजिए, कर्नाटका में देयर इज अ चेंज। आप मध्य प्रदेश में आइए, हर चीज सर आपके पास वापस लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, जिस तरीके से एमपी में देखा जा रहा है बीजेपी बढ़त बना रही है और ऐसा लग रहा है कि जो योजनाएं शिवराज सरकार की तरफ से आई थी उन्हीं का असर देखा जा रहा है उपचुनावों पर। निश्चित रूप से सत्ता और संगठन के समन्वय को जनता ने मोहर लगाई है। शिवराज सिंह जी चौहान की जो मेहनत थी, योजनाएं थी, उन पर जनता ने मोहर लगाई। ये जनता के विश्वास की जीत है जो सरकार के प्रति पिछले 17 साल से लगातार बना हुआ है। जी जी सर, जिस तरीके से इन उपचुनावों को देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान के काम पर मोहर लगाई गई है, तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या रहेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर भी कई जगह सर देखी जा रही है। कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, एक तरफा चुनाव है। ठीक है, तो क्या संदेश मिल रहा है? बिल्कुल, क्या संदेश मिल रहा है सर उपचुनाव से? ये विकास की जीत है, ये विश्वास की जीत है, संगठन और संगठन के समन्वय की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। ठीक है सर, लेकिन कई जगह ऐसा भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। कहीं नहीं बढ़ाई हुई है, कहाँ बना ली है? एक सीट आई है, 4 में से 2/3 हम हमेशा ही जीतते हैं। 28 का चुनाव हुआ था तब भी 2/3 थे, अब 3/4 है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सीधे सीधे कह रहे थे कि काम जो है उस पर मोहर लगाई गई है और ये उसी काम की ही जीत है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, बात पूरी करें रत्नाकर त्रिपाठी जी। मैं आपसे वही कह रहा था कि अब नरोत्तम मिश्रा जी जो भी कह लें, लेकिन ये तो तय है कि भाजपा के ये अंत की शुरुआत है। भाजपा हर जगह संघर्ष कर रही है। कहाँ अंत की शुरुआत है? असम में देखिए ना सर, असम में देखिए ना। मैडम आप बोल लीजिए, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। जी बोलें। तेलंगाना की सीट देखिए, मैं यही आपसे मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। वो टीआरएस से सीधे उसने शिफ्ट किया बीजेपी में। आसाम की भी पूरी इनकी यही स्थिति है। ये अपने फोल्ड में लाते हैं, उसके बाद जो लोग जीतते हैं बोलते हैं भाजपा जीती। तो धीरे धीरे मुंह बंद हो रहा है। आप बाकी जगहों पे देखिए ना, कर्नाटका में इन्होंने चेंज किया येदियुरप्पा को लेकर के, बासवराज बोम्मई को ले आए, ये सोच के ले आए कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। क्या परफॉर्मेंस रहा आप मुझे बताइए। आपको तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं ना, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है, उसके बावजूद वहां पे जो सिटिंग एमपी था जिसकी डेथ हो गई, नॉर्मली सामान्यतः क्या होना चाहिए कि सहानुभूति में सीट बीजेपी को जानी चाहिए थी, लेकिन आप सोचिए आक्रोश कितना है। आप बात कर रहे हैं राजस्थान, देखिए मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, राजस्थान हमने पूरी रिटर्न की है। और अगर आप बाकी जगहों पे जाएं तो आप यही देखेंगे। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाश सिंह जी, उनके पास जाएंगे। सर, वहां पर प्रकाश सिंह जी, आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जेडीयू जो है आगे निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, जो 2 जगह बाईपोल हुए हैं उसमें से एक जगह कुशेश्वर स्थान, वहां पर जेडीयू की भारी जीत हुई है और जो पिछले बार उन लोगों ने जो जीत दर्ज किया था उससे 6 से 7 हजार का ज्यादा का अंतराल है जेडीयू का। और दूसरी जो सीट है तारापुर, वहां पर कांटे का संघर्ष जारी है, लेकिन अभी जेडीयू आगे है यहाँ पर। और ये देखिए हमारे साथ यहाँ पर ये जेडीयू का वार रूम है। यहाँ पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, मॉनिटर कर रहे हैं पटना में। और ये एक तरीके से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि
तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि हाँ क्या कुछ खबर आया है? हाँ आप लोग अभी क्या लग रहा है? अशोक चौधरी जी आप मॉनिटर कर रहे हैं लगातार यहाँ से। नहीं, पोजीशन अच्छी है और हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल 100% हम लोग जीत के आएंगे। कुशेश्वर स्थान तो पिछले बार से 6000 से ज्यादा मतों से जीते, ये क्या इंडिकेट करता है? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के काम करने का जो उनका तरीका है और जिस तरह से डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक नई पॉलिटिक्स को स्टेट में उन्होंने शुरुआत किया है। इसके पहले क्या था? 15 साल पहले लोग यहाँ पर जात पात भूरा बाल साफ करो, तुम डोम हो, तुम चमार हो, तुम ये हो, तुम जातपूत हो, तुम भूमियार हो, यही करके 15 साल अपना टाइम पार कर लिए। डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने कुछ किया नहीं। अब उनके नए उनके युवराज आए हैं, उनका अपना है एग्रेशन है पॉलिटिक्स का कि अपना ये है वो है, हम जाएंगे वहाँ, हम जाएंगे यहाँ, हम ये कर देंगे, हम ये तोड़ देंगे, हम ये पकड़ लेंगे, ये मार देंगे, वो पकड़ लेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिक्स है, वो जो पब्लिक है वो चाहती है कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ डेवलपमेंट ओरिएंटेड। तारापुर में क्या अभी प्रोग्रेस है? तारापुर में हम लीड कर रहे हैं और हम जीतेंगे 100%। मार्जिन से लीड हम लगभग हम 2500 से ऊपर से लीड कर रहे हैं। 2500 से लीड कर रहे हैं, मतलब 27वें राउंड में? नहीं, हम समझते हैं 28वां राउंड कंप्लीट हो गया, जो हमको मतलब ये क्या तेजस्वी ने पूरा जान लगा दिया? लालू जी भी तबीयत खराब थी, वो भी वापस आ गए और एक तरीके से कहा जा रहा था कि इस बार 2 सीट आरजेडी जीतेगी तो सरकार पलट जाएगी और सरकार बदल जाएगी। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जी का जो एग्रेशन है पॉलिटिक्स में, ठीक है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन है कि आप जबरदस्ती आप दीवार से ढाणी नहीं मार सकते हैं, दीवार से अपना सर तो टकरा नहीं सकते हैं। वो जबरदस्ती जो एक नोशन क्रिएट कर रहे थे और अपने वोटर्स हैं उनको एग्रेसिव करना चाहते थे और ये मैसेज दे रहे थे। लेकिन जनता तो ये देखती है ना कि कौन आदमी, लालू प्रसाद यादव जी आए तो तीरथ करके थोड़ी आए थे, इतने दिन बाद आए लालू प्रसाद यादव जी, तो कोई तीरथ करने गए थे और तीरथ करके आए थे। लोग को, बिहार के लोगों को प्रसाद बांटते हैं। आपको क्या लगता है एनडीए का वोट इंटैक्ट रहा और ये मैसेज 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए भी है? बिल्कुल इंटैक्ट रहा और सबसे बड़ी बात है कि इस उपचुनाव का जो मैसेज है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेगा वही स्टेट में फर्दर राजनीति। मौजूद है ललन सराफ जी भी, जो कि पार्टी, तो क्या आप मॉनिटर कर रहे थे ललन? बिल्कुल ठीक है प्रकाश जी, ठीक है। एक ही संदेश है बिहार के आवाम को, निर्भय बिहार, बढ़ता कारोबार, सबकी चाहत, नीतीश कुमार। तो ये हैं जेडीयू के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, अशोक चौधरी मंत्री हैं, ललन सराफ जी हैं, एमएलसी हैं, दोनों नीतीश जी के काफी करीबी हैं, काफी उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि तारापुर भी 3000 से 4000 के मतों से जीतेंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए हिमाचल में जो हुआ है, तो आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है, क्या ऐसी कमी रह गई जो हिमाचल में ऐसा हुआ है? क्योंकि उपचुनाव है और यूपी के लिए लगता है कि जिस तरीके से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यूपी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे। नहीं, आप जो है प्रदेशों की राजनीति को आपस में नहीं कंपेयर कर सकती हैं। और उत्तर प्रदेश जो है बेहद मजबूत है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से निरंतर कार्य किया है, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास है उसमें। हिमाचल प्रदेश का विषय है यहाँ पर। चलिए ठीक है। और माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या रिएक्शन है? एक बार आपसे लेना चाहूंगी जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष नेतृत्व विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। जिस तरह लगातार हम लोग जीत रहे हैं और आदरणीय मोदी जी, और जहां भी एनडीए की सरकार है स्टेट में, बिहार में भी देखिए आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का मॉडल है, प्रधानमंत्री जी जो बिहार क्या कह रहे हैं, विकास मॉडल काम कर रहा है, विकास मॉडल काम कर रहा है। तौसीफ रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ रहमान जी बताइए कि तौसीफ रहमान जी विकास मॉडल काम कर रहा है, कह रहे हैं देश में जीत कर आए हैं। देखिए मैडम जी बोलें। देखिए मैडम, यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि आप जब डेवलपमेंट के ऊपर, आप हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, वो ठीक है, वो आप जीतेंगे हमेशा। मेरे ख्याल से आप 50 साल रूल करेंगे जहां हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। अगर भाजपा डेवलपमेंट के ऊपर बात करेगी, 0 वोट मिलेगा। बिकॉज इट इज ट्रू, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। ये एक शुरुआत है, उनके खत्म होने का नतीजा है। ये एक आगाज है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये बिल्कुल खत्म होगा। जिस हिसाब से बंगाल में जितना चीख रहे थे ये लोग, आज 4 के 4 साफ होगा। और मैं बता रहा हूं आपको, ये 70 के 70 अगर साथ में आगे खड़े नहीं हो गए, क्योंकि अभी पब्लिक पछता रही है। ठीक है। और आप मध्य प्रदेश भी मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, आप याद रखिएगा, अभी मामा क्या कह रहे थे, मैं भी उनको इज्जत करता हूं। शिवराज चौहान जी एक बहुत बड़े लीडर हैं। अभी वो भी कह रहे थे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी
कि वहां से जीते। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये बहुत बड़े उपचुनाव है जिन पर रिजल्ट्स आ रहे हैं और निश्चित तौर पर इनका असर जो है आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय नजर आ रहा है। अब अलग अलग जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसमें देखना होगा कि क्या विकास मॉडल काम किया और यही मॉडल क्या आगे यूपी में भी यूपी विधानसभा चुनावों में भी क्या काम करेगा, ये बड़ी बात होगी देखने के लिए। फिलहाल आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।